हेलो दोस्तों, मेरा नाम शोएब है और साथ में है अभिषेक। नमस्ते। आज थोड़ी सी हिस्ट्री से बात चालू करता हूँ। एक बार तैमूर की सेना, तैमूर ये सैफ करीना वाला नहीं, तैमूर जो राजा हुआ करता था, उसकी सेना रेडी थी उरगंज पे हमला करने के लिए। ये उरगंज आज के उज्बेकिस्तान में आता है। अब उरगंज के राजा ने तैमूर को एक मैसेज भिजवाया और कहा कि अगर हमारी सेनाएं आपस में लड़ेंगी तो बहुत से सैनिकों की जान चली जाएगी। तो अगर तुम मेरे राज्य पे कब्जा करना चाहते हो तो क्यों ना हम दोनों एक दूसरे से वन ऑन वन फाइट करते हैं और देख लेते हैं कौन जीतता है। ऐसा चैलेंज किसी भी राजा ने आज तक तैमूर को दिया नहीं था। दरअसल तैमूर का एक पैर और एक हाथ 100% काम नहीं करते थे। उसे तैमूर लंग या तैमूर लंगड़ा भी कहा जाता था। तो उरगंज के राजा को लगा कि तैमूर थोड़ी अकेला लड़ने आ जाएगा और चुपचाप अपनी सेना लेके वापस चले जाएगा। लेकिन तैमूर ने अपने वजीरों की राय के खिलाफ जाते हुए ये चैलेंज एक्सेप्ट किया और उरगंज के राजा को संदेश भिजवाया कि वो लड़ाई करने के लिए तैयार है। और तो और उरगंज के किले में अंदर जाने लग गया अकेले। इसी के साथ तैमूर जैसे ही जब किले में अकेले एंटर हो रहा था तो उसको ये बात भी पता थी कि किसी भी कोने से कहीं से भी अगर एक तीर भी किसी ने चला दिया तो तैमूर की जान चली जाएगी। लेकिन फिर भी तैमूर आगे बढ़ते रहा। उरगंज का राजा विश्वास नहीं कर पा रहा था कि तैमूर अपनी सेना को पीछे छोड़ के अकेला उसके किले में आ चुका है। अब इस टाइम तक तैमूर उरगंज के राजा को ललकारने लगा था और उरगंज का राजा इतना डर गया कि अपना किला छोड़ के पीछे के रास्ते से भाग खड़ा हुआ। इस तरह तैमूर ने अकेले जाके उरगंज पर कब्जा कर लिया। अब क्या तैमूर वाकई में चाहता था कि उसके किसी भी सैनिक की जान ना जाए? क्या होता अगर जंग में सैनिकों को अपनी जान ना देनी पड़ती? क्या होता अगर सारे राजा इसी तरह एक दूसरे से लड़कर ही डिसाइड कर लेते कि जंग कौन जीता? अगर आज के टाइम से कंपेयर करें तो आज के जो राजा होते हैं वो ऐसा कभी नहीं करेंगे। लेकिन टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस जरूर हो चुकी है कि कुछ जंग बिना सैनिकों के भी लड़ी जा सकती है। अब टेक्नोलॉजी जो है वो तो न्यूट्रल होती है। हाँ, टेक्नोलॉजी को यूज करने वाले जरूर अच्छे या बुरे लोग हो सकते हैं। वो ड्रोन्स जो किसी रिमोट लोकेशन पे दवाई पहुंचाने के काम आ सकते हैं, वही ड्रोन्स किसी रिमोट लोकेशन पर एक्सप्लोजिव्स गिराने के काम भी आ सकते हैं। तो आज बात इन्हीं ड्रोन्स की करेंगे। ओवर टू यू अभिषेक। अ, आज हम ड्रोन्स की बात करेंगे। लास्ट संडे एक जम्मू एयरबेस पे ड्रोन अटैक हुआ था, जो कि इंडिया, हम देखे भारत में पहली बार ऐसे ड्रोन अटैक हुआ था। तो आज हम ड्रोन्स की बात करेंगे कि ड्रोन्स होते हैं क्या है, किस तरह से मिलिट्री से यूज़ करती है, किस तरह से टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन इसको यूज़ करते हैं। हम उसकी आज बात करते हैं। तो आज हम बात करें ड्रोन्स की, अनआर्म्ड एरियल व्हीकल्स इनको बोला जाता है। इनके बारे में से बात करें कि किस तरह से होते हैं। तो पहले आपकी जो इमेजेस दिखी दो, तो ये जो पहली इमेज है ये एक यूएस का मिलिट्री ड्रोन है। और एक ये जो नॉर्मल ड्रोन आप देखे होगे आजकल, आप किसी शादी में जाए तो उसमें आप इसी ड्रोन के थ्रू इसमें कैमरा अटैच करके वीडियो रिकॉर्डिंग भी करते हैं। इसी ड्रोन को यूज़ करके सामान डिलीवर करते हैं। तो ये ड्रोन्स होते हैं, ये भी कई कैटेगरी के होते हैं। अगर हम वेट वाइज इनको कैटेगराइज करने के करें तो नैनो ड्रोन्स जिसका वेट 250 ग्राम हो सकता है, से लेके एक लार्ज ड्रोन जो बड़ा ड्रोन है जिसका वेट 150 kg हो सकता है। ये सॉरी ग्राम लिखा हुआ है, यहाँ पे केजी होना चाहिए। रेंज की बात करें कि ड्रोन कितनी हाइट तक उड़ सकते हैं या उसको कितने किलोमीटर तक रिमोट से कंट्रोल किया जा सकता है। तो ड्रोन्स में अभी कोई आदमी नहीं बैठा रहता, सब रिमोट से कंट्रोल किया जाता है। तो रेंज वाइज बात करें तो जो छोटा ड्रोन रहता है वो 2000 फीट या 600 मीटर तक उड़ सकता है। और ये जो जहाँ से रिमोट कंट्रोल किया जा रहा है वहाँ से 2 किलोमीटर की इसकी रेंज रहती है। जो हाइपरसोनिक ड्रोन्स है ये मार्क 3 की स्पीड तक यानी साउंड से 5 गुना तेज स्पीड से भी चल सकते हैं। और ये ड्रोन 50,000 फीट यानी 15,200 मीटर
तक की हाइट पे जा सकते हैं, और इनकी रेंज होती है ये 200 किलोमीटर तक होती है। 200 किलोमीटर दूर बैठ के भी आप इन ड्रोन्स को रिमोटली कंट्रोल कर सकते हैं। अब सबसे पहले बात है कि ड्रोन्स का मिलिट्री और टेररिस्ट कब से यूज़ कर रहे हैं। सबसे पहले गल्फ वॉर जो अर्ली 90s में हुई थी, उस समय यूएस ने ड्रोन्स का यूज़ किया था इस वॉर में। और टेररिस्ट ग्रुप की तो बात करें, सबसे सबसे पहले जो किसी टेररिस्ट ग्रुप ने अपने अटैक के लिए ड्रोन्स का यूज़ किया था, वो 94 में जापान में एक ओम शिंकियो एक टेररिस्ट ग्रुप था। उन्होंने ड्रोन हेलीकॉप्टर का यूज़ किया था स्प्रेइंग गैस को स्प्रे करने के लिए, पर वो हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया, जिस वजह से उनका जो अटैक था वो फेल हो गया था। रिसेंट टाइम में बात करें जो सबसे बड़े ड्रोन अटैक हुए हैं, उसमें सबसे पहले सीरिया में जो रशिया का मिलिट्री बेस था, वहाँ पे 2018 में 13 ड्रोन्स ने एक साथ अटैक किया था। ये रिसेंट टाइम में सबसे बड़ा एक ड्रोन अटैक था। उसकी बात करें 2 साल पहले सऊदी अरेबिया में हुती जो टेररिस्ट ग्रुप है, उन्होंने ड्रोन से वहाँ पे ऑयल जो वहाँ पे जो ऑयल एस्टेब्लिशमेंट है, ऑयल जहाँ पे ऑयल स्टोर होता है, वहाँ पे हमला किया था, जहाँ पे एक हमला के काफ़ी नुकसान होता है सऊदी अरेबिया को। और उस समय जो ऑयल की सप्लाई थी पूरी दुनिया में वो भी डिस्टर्ब हो गई थी। ये सऊदी अरेमको पे हमला था। हाँ, सऊदी अरेबिया की जो कंपनी है उनको उन पे इस पे हमला किया गया था ये। इंडिया की बात करें तो इंडिया में जैसे मैंने कहा कि जो अभी रिसेंटली जो लास्ट संडे को जम्मू एयरबेस पे हमला हुआ है, वो अपने आप में पहला एक टेररिस्ट अटैक था। बट काफ़ी कुछ सालों से देखा जा रहा है कि ड्रोन्स की कई पाकिस्तानी सपोर्टेड जो टेररिस्ट ग्रुप है, कई तरह से ड्रोन का यूज़ कर रहे हैं। पिछले कुछ सालों में देखें तो हर साल करीब 100 से 150 इंसिडेंट ऐसे होते हैं कि ड्रोन्स हमारी पाकिस्तान से या हमारी सीमा में आ जाते हैं। बेसिकली इनका यूज़ सर्विलेंस के लिए किया जाता है कि पोजीशन पता करे कि हमारे जो सिक्योरिटी फोर्सेस उनकी पोजीशन क्या है। उसके अलावा इनका जो अभी तक यूज़ किया जाता था वो क्या था, क्रॉस बॉर्डर पाकिस्तान से इंडिया में हथियार भेजने के लिए यूज़ किया जाता था। ड्रग्स पंजाब में जिस तरह से पाकिस्तान ड्रग्स सप्लाई करता है तो उसी ड्रोन्स का यूज़ किया जाता था। रिसेंटली अभी 14 मई को बीएसएफ ने ड्रोन किया था जिसने कई ऐसे वेपन्स ड्रॉप किए थे भारत की सीमा में, पंजाब में, जिसमें AK-47 थी, पिस्टल्स थी, उसकी AK-47 की मैगजीन्स थी। तो उसमें काफ़ी हथियार पाकिस्तान उस ड्रोन के थ्रू बाद में भेजे गए थे। अब ड्रोन्स को रोकने में क्या दिक्कत आती है? अगर ये कोई कन्वेंशनल एक फाइटर प्लेन या हेलीकॉप्टर है, वो रडार डिटेक्ट हो जाता है। पर ड्रोन्स की एक साइज छोटी होती है, वो लो एल्टीट्यूड पे फ्लाई करते हैं, तो उस वजह से जो कन्वेंशनल रडार है वो डिटेक्ट नहीं कर पाते। अगर हम कन्वेंशनल रडार को भी अगर उसमें चेंजेस करके उसको ड्रोन को डिटेक्ट करने का बना दे, तो इसमें ये हो सकता है कि कई बार ड्रोन्स और जो पक्षी है उसमें रेडार कंफ्यूजन हो सकता है कि पक्षी की साइज और ड्रोन की साइज लगभग एक होती है, और ये ड्रोन्स भी उसी एल्टीट्यूड पर फ्लाई करते हैं जिस एल्टीट्यूड पे पक्षी उड़ते हैं। तो कन्वेंशनल रेडार से अगर ड्रोन को हम ट्रैक करने जाए तो इसमें ये मुश्किल आ सकती है। अभी जो हमारी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है वो ये सिस्टम ये करते हैं कि वो आई साइट से देखे कि अगर कोई ऑब्जेक्ट ऐसा लगता है आसमान में कि ड्रोन से हो सकता है तो उस पर फायर करते हैं। उसके अलावा डीआरडीओ ने एक टेक्नोलॉजी भी डेवलप की गई है ड्रोन्स को डिटेक्ट करने के लिए, उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए, बस इसका मास प्रोडक्शन अभी तक नहीं हो पाया है। जो डीआरडीओ सिस्टम है इसमें हार्ड स्किल एंड सॉफ्ट स्किल्स दोनों है। हार्ड स्किल मतलब ये है कि वो ड्रोन्स को लेजर गन के से डिस्ट्रॉय भी कर सकता है, और सॉफ्ट स्किल्स में ये आता है कि उसमें टाइमर्स लगे हुए हैं जिससे कि वो ड्रोन्स के जो सिग्नल्स है उसको जान करके ड्रोन से बुला सकता है। इसकी जो रेंज है, ये जो डीआरडीओ सिस्टम है, ये 360 रडार है, कहीं भी अगर जहाँ भी रडार स्टोर है वहाँ पे किसी भी डायरेक्शन ड्रोन आ रहा है तो उसको वो डिटेक्ट कर सकता है। इसकी जो रेंज है वो 4 किलोमीटर तक है। 4 किलोमीटर की रेंज में, 2 से 4 किलोमीटर की रेंज में अगर ड्रोन है तो हमें हार्ड स्किल यूज़ करके उस ड्रोन को गिरा सकता है। अगर कोई बहुत पास में से अगर ड्रोन किसी ने लॉन्च किया है या 1 से 3 किलोमीटर तक, तो वो जैमर का यूज़ करके उस ड्रोन को गिरा सकता है। हाल ही में ये जो डीआरडीओ का जो सिस्टम है ड्रोन का, इसको 2021 में रिपब्लिकन डे इंडिपेंडेंट डे की सेरेमनी होती है उसमें इंस्टॉल किया गया था।
2005 में जब यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप आए थे मोटेरा स्टेडियम में जब इलेक्शन हुआ था, उस समय भी इस सिस्टम को इंस्टॉल किया गया था। ऐसे सिस्टम्स में जो एक लिमिटेशन होती है वो यही रहती है कि रिसेंटली हमने ये भी न्यूज़ में देखा था कि इसराइल और हमास के बीच में जो फाइट चल रही थी, हमास की तरफ से बहुत सारे रॉकेट्स लॉन्च हो रहे थे और इसराइल का आयरन डोम उन्हें ब्लॉक कर रहा था। इसका एक इकोनॉमिक फैक्टर ये है कि जो मिसाइल्स हमास लॉन्च कर रहा था वो काफ़ी सस्ती थी एज कंपेयर टू जो खर्चा इसराइल को उठाना पड़ रहा था उन मिसाइल्स को ब्लॉक करने के लिए। यही फॉर्मूला यहाँ पे भी अप्लाई होता है कि जो ड्रोन्स होते हैं आजकल वो काफ़ी सस्ते हो चुके हैं और 10,000 15,000 में भी आप ड्रोन खरीद सकते हैं। लेकिन ये जो किल वाली जो दो टेक्नोलॉजीज अभिषेक बता रहे हैं, ये आपको महंगी पड़ेगी एक एक ड्रोन को गिराने में, एक एक ड्रोन को मारने में। तो वहां पे थोड़ा सा एक चैलेंज है। लेकिन एंड ऑफ द डे अगर कोई ड्रोन बारूद लेके या एक्सप्लोजिव्स लेके आ रहा है तो भले आपको वो महंगा पड़े, आपको उसे गिराना ही पड़ेगा। हाँ बिल्कुल, अभी जो रिसेंटली जो जम्मू एयरबेस पे हमला हुआ है, तो उसमें जब इनिशियल रिपोर्ट्स है उसमें यही पता चला है कि काफ़ी जो सस्ते जो नॉर्मल ड्रोन्स होते हैं, जब हमने देखा होगा कि शादी में यूज होते हैं, आजकल बच्चे भी ड्रोन से खेलते हैं, उसी तरह का ड्रोन यूज किए गए थे वो आईडी एक्सपोजर को गिराने के लिए। और जो पता पड़ा है कि वो ड्रोन को उन्होंने क्रैश करा दिया था, जो कि काफ़ी सस्ते थे, काफ़ी महंगे ड्रोन नहीं आते हैं, ये काफ़ी सस्ते में हो जाता है। तो एक ये ड्रोन का जो स्ट्राइक जो हमला था, ये काफ़ी एक एक एक, एक अगर देखिए कॉस्ट वाइज तो उनको खर्चा कम आता है, और ऐसे जो सिस्टम इंस्टॉल करने में और खर्चा ज़्यादा आता है, बट एट ऑफ द डे की सिक्योरिटी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ट्रम्प के टाइम पे उन्होंने एक बात काफ़ी कही थी और काफ़ी मीडिया में भी उछली थी कि मैं मेक्सिको और अमेरिका की बॉर्डर पे एक दीवार खड़ी कर दूंगा। ऐसी टेक्नोलॉजीज जो दीवारें नहीं समझती हैं, दीवारें फांद सकती हैं, ये नेक्स्ट चैलेंज है, नेक्स्ट लेवल का चैलेंज है। और वहीं पे ये बात भी आ जाती है कि आप ज़मीन तो बांट लेंगे लेकिन आसमान बांटना बहुत मुश्किल है। खैर, इस बार के कॉन कॉल में इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर।